हेलो स्टूडेंट, हेलो। सब ठीक ठाक। चलो तो फिर स्टूडेंट, पिछली जो क्लासेस हुई थी हमारी वो थी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने बात की थी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था थीटा एंगल से, तो उस केस में हमने ये देखा था किस तरीके से रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके थे। एक सिचुएशन हमने वो भी ली थी जब हमने किसी बिल्डिंग की एच हाइट की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली अपवर्ड और एक बार वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो उस केस में थीटा एंगल से कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपको रिजोल्व करके सॉल्व करना है, ऐसी सिचुएशन को हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक जिससे कि आप बहुत आसानी से जो है वो फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकें। तो किस तरीके से फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, इसको लेते हैं हम वन डायमेंशन मोशन के साथ में, और साथ इसे हम लेंगे टू डायमेंशन मोशन के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि भी किस तरीके से हमने वन डायमेंशन मोशन के केस में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पड़ी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एच हाइट से थ्रो किया जाता है, तो हमने इस तरीके की सिचुएशन, आई थिंक आपको पता होगी कि इस तरीके की सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि मान लो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये एच हाइट जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था यू स्पीड से, और ये ऑब्जेक्ट जो है एच हाइट तक जाता है। तो हमें यहाँ से हाइट अगर पता करनी थी तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, और इसे ही मैं टू डायमेंशन मोशन के अंदर भी लेने वाला हूं। तो हम जो वी आर टॉकिंग अबाउट द किस तरीके से वन डायमेंशन की चीज़ों को हम 2D में मिक्सर कर देते हैं ताकि फॉर्मूले रिवाइज करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इन्हीं सिचुएशन को हम देखते हैं। एक यू स्पीड से किसी बॉल को थ्रो किया, और जब बॉल ऊपर जाएगी तो वाई वर्टिकल यानी उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा एच हाइट पर। तो हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था एच हाइट निकालने का, आई थिंक आप सब लोगों को याद होगा, u²/2z। ये फॉर्मूला हमने बताया था जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। इस सिचुएशन में ये एक और अनदर सिचुएशन इसी के अंदर लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे चल के और ऐसे वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना, तो हम देखते हैं कि भी एक बार तो जाने में ये टाइम लेगा और एक बार यहाँ मैक्सिमम हाइट से वापस आने में, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लेगा। तो टोटल जो टाइम होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो हम एक टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक टाइम हमने कैलकुलेट किया था, आई थिंक आपको पता हो, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से t=u/g कैलकुलेट किया था। लेकिन आपको पता है जितना टाइम जाने में लेगा उतना ही टाइम आने में भी लेगा, तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g। इन्हीं चीज़ों को मुझे मिलाना है किसमें, 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। किस तरीके से हम ट्रिक बना सकते हैं 1D और 2D के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगा सकते हैं फॉर्मूले रिवाइज करके। नाउ इन दिस सिचुएशन आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको एक बात नजर आएगी, एक बात बहुत ही कॉमन नजर आने वाली है यहाँ पे। वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो ये uy लिखा जाएगा, uy²/2g। आई थिंक आपको याद होगा कि uy²/2g हमने लिखा था उस केस में भी। अच्छा, यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसे भी लिखा जाएगा t=2uy/z। ये हमारा केस था सिर्फ और सिर्फ उन सिचुएशन में जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया था। नाउ सेम सिचुएशन को अगर हम एंगल थीटा के केस में लेते हैं, एक बार मैं रिवीजन के साथ इससे पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन का फ्लो चार्ट ले रहा हूँ। नाउ हमने एक ऐसी सिचुएशन ली थी कि किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थ्रो किया था और एंगल थीटा से थ्रो किया गया था। तो मुझे पता था कि इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करता था, ux होता था हमारा u cos थीटा और uy होता था u sin थीटा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली हम ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाल सकते हैं। रेंज हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है, एक अच्छा मेथड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने बताया 2u/g है ना। तो uy की वैल्यू कितनी है, u sin θ/g। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। नाउ अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हाइट ये कितनी ट्रेवल करेगा, तो एच मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो उस केस में हमें पता है uy का स्क्वायर होता है /2g, जो कि 1D के केस में हमने लिया था, और ये हो जाएगा 2u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा u² sin² थीटा, क्योंकि uy का स्क्वायर है,
अपॉन 2z, ये फॉर्मूला भी हम निकाल चुके थे। नाउ अगर हमें रेंज निकालनी थी तो रेंज भी हमें आसानी से निकालना है, ux इंटू टी कर देते थे। यहाँ से रेंज निकालना भी बहुत ही आसान सा पार्ट है। नाउ इसी सिचुएशन को हम लेके चलते हैं किसी h हाइट के, अगर हमने किसी h हाइट के बिल्डिंग से किसी बॉल को थ्रो किया तो उस सिचुएशन में किस तरीके से हम फॉर्मूलों को जल्दी जल्दी जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने माइंड में, और बहुत आसानी से जो है सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो एक सिचुएशन हमने ये ली थी कि भी यू स्पीड से हमने थ्रो किया गया था किसी ऑब्जेक्ट को। उस सिचुएशन में हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि उस केस में ये हाइट हमारी h थी। और आपको मालूम होगा कि इस सिचुएशन में हमने देखा था कि भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो फॉर्मूला निकालते थे हम, वो कैसे निकालते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते थे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ux यानी uy का कंपोनेंट तो 0 था, है कि नहीं। तो उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था h इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आया था। आई थिंक आपको याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने देखा था √2h/g। तो ये फॉर्मूला हमें याद है। और अगर हमें इसकी रेंज निकालनी थी तो रेंज के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, हमें यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। और वो भी क्या करना था, मल्टीप्लाई यू के साथ। तो r जो आ जाता है u इंटू टी हो जाता था। तो ये रेंज का फॉर्मूला होता था। एक हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल की बात करते थे। अगर हम ये एंगल थीटा लेते थे तो उस केस में यहाँ पे हम इसको रिजोल्व करते थे दो पार्ट्स में। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ux जो होता था वो u cos थीटा होता था, और एक कंपोनेंट आपका uy इक्वल टू u sin थीटा होता था। तो इसमें भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट इसकी अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट अटेन करता, और वो यही होता है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होता है जो हमने इस सिचुएशन में पढ़ा था। नाउ अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो उस केस में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे सोल्व करते थे। नाउ अब हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन के केस में कैसे इन फॉर्मूले को रिवाइज किया जाए। मैं यहाँ पे रेंज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि रेंज की अगर बात करेंगे तो उस सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम इंक्लाइन प्लेन के केस में हम इसको एक बार मिटा देते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के केस में हम देखेंगे कि भी किस तरीके से इन सिचुएशन को अप्लाई किया जा सकता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन का केस कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले कैसे दिमाग में रखने हैं और बहुत ही जल्दी से हम उन फॉर्मूलों को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखो किस तरीके से अप्लाई मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन की अगर बात की जाए तो सिचुएशन लाइक दिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ठीक है ना। सॉरी, इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के केस में हम यहाँ पे देख रहे थे कि भी किसी ऑब्जेक्ट को हमें, अब मैं इसके बाद इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। बहुत ही कम टाइम में आप बहुत जल्दी जल्दी जो है न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। कुछ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उन शॉर्टकट मेथड को लेकर आपको जितने भी इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था और ये ऑब्जेक्ट को हमने यू स्पीड से थ्रो किया गया था। नाउ हमने ये देखा था कि ये वाला टोटल एंगल हमने थीटा लिया था, थीटा जो है वो कंप्लीट एंगल था, और ये वाला एंगल हमने लिया था अल्फा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्सेलरेशन जरूर ड्रॉ करते थे। तो एक्सेलरेशन देखो, फॉर्मूले वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u(y) बाय जी वाई मैं क्यों लिख रहा हूं ये भी आप जान लें, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड ही जो है वो ड्यू टू अर्थ का जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स रिजोल्व किए थे। एक कंपोनेंट ux, क्योंकि मैं इसको x एक्सिस ले लेता था इस सिचुएशन में, और इसे मैं y एक्सिस ऐसे बना लेता था, ये y एक्सिस थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ux और uy की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ux हमें पता है, यहाँ से इजीली जो है हमें मिल जाता है u cos थीटा माइनस अल्फा, और uy जो है हमारे पास आ जाता था u sin थीटा माइनस अल्फा। आई थिंक ये आपको रिजोल्व करना आ चुका होगा। और वहाँ पे ग्रेविटी का हम अगर फैक्टर देखते थे तो ग्रेविटी के केस में हम यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करते थे। तो यहाँ पे दो हमारे पास जो है कंपोनेंट्स मिलते थे, एक एक्स एक्सिस, एक तो ये वाला एंगल अल्फा था। ये वाला मिल गया था अपने को जी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस में मिलता था जी साइन अल्फा। तो ये ए एक्स था, ये ए वाई था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भी कैसे इन फॉर्मूलों को जल्दी से दिमाग में लाया जाए।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है 2u/y/g। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना आप क्या करने वाले, u/y की वैल्यू हमें पुट करनी है 2u/y मतलब u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ये gy का मतलब है g cos अल्फा। तो देखो किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया है। तो ट्रिक जो है वो अपने दिमाग में बना ले ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमने बात किया था कि भी मैक्सिमम हाइट भी कितना हो जाता है, h की अगर वैल्यू करते हम सॉल्व तो u/2 लेंगे क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो h की वैल्यू यहाँ पे 2u/2 मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे g और 2g ये आ जाएगा कोस अल्फा। आई थिंक ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे और आगे आप इजीली जो है टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपके पास आ चुका है तो मे बी आप यहाँ से रेंज भी निकाल सकते हैं। तो रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं उसको नहीं लेने वाला, लेकिन ये दो चीज़ें जो है ये बार बार हर जगह जो है यूज़ होने वाली हैं 1D और 2D के केस में। तो जहाँ कहीं भी 1D और 2D का केस आए तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप समझे इस चीज़ों को। जैसे कि हमारे पास सिचुएशन के अंदर जैसे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जैसे हमें सोल्व करनी हो और वो रिलेटेड हो किसी भी इंक्लाइन प्लेन के केस में, तो उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी जो आपको हमेशा याद भी रखनी है। जब ये ऑब्जेक्ट अपनी जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ थीटा एंगल से थ्रो किया गया है तो कुछ इस तरीके से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नाउ इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम हाइट जो होती है ना, मैक्सिमम हाइट पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है Vy वो 0 होता है। इस सिचुएशन को समझना और सोचना, देखो किस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि सिंपल सा केस ले लेते हैं XY का केस, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करने का पैटर्न बता रहा हूं मैं। नाउ अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ u वेलोसिटी से थ्रो किया गया तो वो इस तरीके से आएगा। नाउ ये इसकी मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे एप्लीकेशन में अप्लाई करने वाले हैं। Vy की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आप एक बात मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी टाइम लेगा उतना ही वो मैक्सिमम हाइट से उस ग्राउंड पर गिरने में लेगा। यानी कहने का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैपिटल T है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा T/2। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/2 होगा। और अगर आपको कंप्लीट निकालना है तो आप यहीं से इसको जस्ट डबल कर देना ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये भी आपको देखना है। नाउ हमें अगर यहाँ की रेंज पूछी जाए तो रेंज यहाँ पे कितनी होगी, इसकी हाफ होगी। ये रेंज इसकी कितनी होगी, हाफ r/2, और ये आपको पता है h max है। तो आपको कई बार ये सिचुएशन में भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका वो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मान लो कि ये मैंने पॉइंट ले लिया O से लेकर P, सो OP मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बहुत ही ईजी है। और उसे क्या लिखा जा सकता है, r/2 का होल स्क्वायर प्लस h²। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत की जाए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के केस में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज़ द इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या है, ये वाला एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल अल्फा दिया गया है और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ना v0 स्पीड से थ्रो किया गया है, v0 स्पीड से थ्रो किया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन प्लेन। थीटा एंगल बनाता है वो भी इंक्लाइन प्लेन के साथ। अब क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है आपको, वो क्या है, यानी मतलब ये पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पे इस एंगल थीटा की वैल्यू पूछी जा रही थी, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा इन विच द ऑब्जेक्ट जो है वो
परपेंडिकुलर यानी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली इस पे स्ट्राइक करे, यानी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करे, तो हमें उस एंगल की वैल्यू पता करनी थी, थीटा हमें पता करना था अल्फा की टर्म्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी हम डायग्राम बना के देखते हैं। पहले ये जो है ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा और ऐसे एकदम नॉर्मली गिरेगा, ऐसे ना 90 डिग्री पे गिरेगा, ऐसे 90 डिग्री पे गिरेगा नॉर्मली। इसके साथ कितना एंगल बनाए, ये 90 डिग्री का है, इसके साथ एंगल बनाए। तो हमें ये पता करना था कि भी व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा, यानी थीटा जो है विद द इंक्लाइन प्लेन कितना है, ये हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो सोल्व करके देखते हैं। देखो अब कुछ नहीं, देखो जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस। ये जरूरी नहीं कि मैं हर बार इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूँ। कई क्वेश्चन होते हैं जिनको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही जैसे कि हम जनरल केस में करते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि भी ये जो है इस लाइन को मैंने आगे फर्दर रिजोल्व किया तो आपको पता है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका है जी और ये अल्फा है, तो ये हो गया जी कॉस अल्फा। बार बार हम इसकी बात नहीं करेंगे, वैसे भी हमें पता था इधर जी साइन अल्फा। तो पहले एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, बात आगे की जो है खत्म होने वाली है। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बात समझनी है कि भी जब ये वर्टिकली यानी नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक करेगा तो आप मुझे बताओ कि उस सिचुएशन के अंदर केवल नॉर्मल वाला ही कंपोनेंट होगा इसका वेलोसिटी का, केवल ये वाला कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा नहीं। इस सिचुएशन में अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा इसका मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन का जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो होना चाहिए। यही तो बात है, क्योंकि ये नॉर्मली गिरना है तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस का होना चाहिए बट हॉरिजॉन्टल का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब तो इक्वेशन हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ux प्लस ए एक्स इंटू टी, यानी ये टाइम जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लगेगा, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ भी ये गिरता है जिस भी ऑब्जेक्ट जिस भी प्लेन पे, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम तो Vx की वैल्यू यहाँ पे 0 है, Ux हमें पता होना चाहिए, Ux कितना होगा, ये होगा V नॉट कॉस थीटा, और Vy की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है, ये कितनी होगी V नॉट साइन थीटा। बाकी कुछ नहीं करना, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा Ux की वैल्यू है U V नॉट कॉस थीटा प्लस माइनस आएगा क्योंकि Ax की वैल्यू जी साइन अल्फा है, जी साइन अल्फा इंटू टी। सो टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व की जा सकती है, ये आ जाएगा V नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा, ये आ गया टी का वैल्यू। अच्छा, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक बात और पूछना चाहता हूँ, जब ये नॉर्मली ऐसे गिरेगा तो आप बताओ नॉर्मली गिरेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल एक्स एक्सिस, ये इसको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ, तो इस केस में मुझे ये वाला जो है ना ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस मिलेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि जब ये एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस क्या होगा 0 होगा, तो इस सिचुएशन में वाई एक्सिस 0 होगा। और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक गिरने में टोटल टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन सेकंड इक्वेशन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से यू वाई इंटू टी प्लस कितना आ जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू हमें पता है, यू वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा, यहाँ से प्लस यानी माइनस आ जाएगा हाफ, ए वाई की वैल्यू हमें मालूम है वो कितना है जी कॉस अल्फा, और ये इंटू टी आ गया ना यहाँ पे टी इंटू टी स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सोल्व करते हैं। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो मेरे पास फाइनली जो है रिलेशन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा कैलकुलेशन 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की 2 इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे जो है यहाँ पे अल्फा और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन और सेकंड को, ये सेकंड इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करते हैं जब, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ, जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। सो वैल्यू सोल्व की जा सकती है, वी नोट से वी नोट कैंसिल, जी से जी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और ये कितना आ जाएगा कोस अल्फा यानी कोट अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा आ गया। सो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कोट अल्फा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से सोल्व कर ही सकते हैं, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 कोट अल्फा। दिस इज योर आंसर, ठीक है।
इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंक्लाइन प्लेन के केस के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखें आप। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको भी हम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज दैट कि इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको गिवन हो, जैसे कि कोई सिचुएशन आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ हो, ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये एंगल बना रहा है मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको सारी चीज़ें पूछी गई यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको एच मैक्स पूछा गया है। पहले तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, इजी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें। उसके बाद आपको मैक्सिमम हाइट ये कितना जाएगा, उसके बाद तीसरा जो आपसे पूछा गया है रेंज कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, हमें कैसे करना है इसको सॉल्व, ये भी हम अभी के अभी देख सकते हैं। ना क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। ना देखो सिचुएशन आपको गिवन है यहाँ पे, तो सिचुएशन को आप देख के यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना है हमें। इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमें क्वेश्चन कर पाए हम। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ इसको, और ये वाला मैंने मान लिया वाई एक्सिस, हमेशा की तरह। इस डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट 50 cos 37 डिग्री। कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, साइन 37 डिग्री जो होता है वो 3/5 होता है। ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। सो 50 cos 37 डिग्री इट विल भी कितना आ जाएगा, 5 कितना आया 4/5, तो यहाँ से 5 यानी 40 आ जाएगा। ये 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी। इस डायरेक्शन में इसका कितना आ जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड। देखें आप 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहले तो हमारा काम है कि हम कंपोनेंट्स को देख लें। अब एक बात है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना। हमें देखना है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0। बस काम हो गया हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट 0। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन यूज करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। आपको पता है कि ये इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये इसका हाफ होगा, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिरेगा तो हाफ टाइम लेगा और ये पूरा टाइम होगा। तो अगर मुझे पूरा टाइम निकालना है तो हाफ टाइम, जो भी टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी टाइम लेगा उसको मैं जस्ट डबल कर दूंगा। तो डबल करने के बाद मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए ऐसे कर लेते हैं। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ। इस पॉइंट पी के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ। फर्स्ट वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बार बार मैं ये यूज नहीं करूँगा, आपको पता होना चाहिए। सो वी वाई की वैल्यू 0 प्लस यू वाई की वैल्यू आपको मालूम है, यू वाई कितना है 30 है, और ए वाई आपको मालूम होना चाहिए, ए वाई आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने ए वाई हमेशा की तरह ये इस तरीके से ए वाई लिया। और ए वाई है जी कॉस अल्फा, इसका मतलब जी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होगी। सो ये आ जाएगा √3g/2, ठीक है। और इधर ये आ जाएगा हमारे पास जी साइन 30 डिग्री, इसका मतलब g/2, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास है √3g/2, जी की वैल्यू रख दो, तो आई थिंक ये जी की वैल्यू होगी 5 आ जाएगा, क्योंकि 10/2 5 आ जाएगा, 5√3 इंटू टी आ जाएगा। सो यहाँ से ये स्मॉल टी ले लेते हैं, है ना, स्मॉल टी टाइम ले लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो इट विल बी, ये आ जाएगा 30 इक्वल टू आ जाएगा 5√3 इंटू टी। सो सोल्व किया 6, ये आ जाएगा 6/√3, और ये टाइम आ गया 6/√3, इसका टाइम आ चुका है। तो
अब आगे क्या करना है, ये तो वो टाइम आया है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं इसको जस्ट डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12√3। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, इसको 4 × 3 तो ये 4√3 जो है सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है ना। अगला जो क्वेश्चन, अभी मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम हाइट पे ये 0 है तो वी वाई 0 है, यानी h निकालना है। तो h निकालने के लिए वी वाई स्क्वायर = थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूँ +2ay × h मैक्स, ये तो 0 है, इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यू का वाई का स्क्वायर कर दो 30 × 30। ओके, माइनस क्यों, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस है, तो ए वाई की वैल्यू माइनस है, ए वाई की वैल्यू है √3 इंटू और 2 आ जाएगा, 2 है ही ऑलरेडी h, तो यहाँ से h निकाला जा सकता है, आप h निकाल लें, कितना आएगा 30 × 30 इक्वल टू आ जाएगा 10 × √3 × h। सो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो चुका है और यहाँ से 3 भी चला जाएगा, तो 30√3, यानी कहने का मतलब h की वैल्यू आ गई 30√3 मीटर। ठीक है, थोड़ा सोल्व करें, सोल्व करके देख लें कि भी किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ h की वैल्यू हमें पता चल गया, हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ux × t, तो ux × t इक्वेशन लिख देते हैं ½ ax × t²। सोल्व कर ले, रेंज आ जाएगा हमारे पास, रेंज r = ux की वैल्यू कितनी है, ux है 40 इंटू हमारे पास ये आ गया 4√3 माइनस ½ ax की वैल्यू आई है हमारे पास g/2 यानी 5 आया है, इंटू t का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दो, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो 16 × 3 ये आ जाएगा। थोड़ा सोल्व कर ले, ये यहाँ से 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। सो रेंज यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। ये आगे का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये हमारे पास तीनों चीज़ें हमने यहाँ से डिस्क्राइब कर ली है, किस तरीके से क्वेश्चन को लगा लिया। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा मैं, आप इसको लगाएं, कोशिश करें और इसी तरीके से करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना जाए। मैं नहीं चाहता कि आप उस फॉर्मूले को याद करें, आप जो हमने इंक्लाइन प्लेन के केस में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको याद करें, क्योंकि वो एक ही केस में हम ले सकते हैं। जब हमें मैक्सिमम रेंज पूछी जाए तो शायद वो वहाँ पे हमें याद करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। नाउ अनदर टाइप की एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसी से रिलेटेड है बट थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम। इसे आप राइट डाउन कर लें, आपको ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। नाउ अनदर जो प्रॉब्लम है, दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड जो सिचुएशन आपको गिवन है वो क्या है, इस तरीके से देखें आप। हम यहाँ पे बात करेंगे कि सपोज दैट कि ये सिचुएशन है, हमें दी रखी है, यहाँ पे इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और हमें यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे थ्रो किया गया है 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये टोटल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री टोटल एंगल दिया गया है। टोटल एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री। नाउ और यहाँ पे ये वाला एंगल दिया गया है 37 डिग्री। ओके, आपको पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि रेंज कितनी होगी इसकी। ठीक है, और रेंज भी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालनी, मतलब इसके अलोंग निकालनी, यहाँ पे रेंज कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। अब देखो, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ना लेकर मैं डायरेक्ट चाहूँगा कि इसको मैं किस तरीके से करूँ, मैं इसको करूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप यहाँ पे समझ पाओ तो। देखो सिचुएशन में जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। इस बार मैं एक्स और वाई इधर ले रहा हूँ, ऐसे जैसे हम लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऐसे यूं जाके यूं गिरेगा, नीचे गिरेगा ना। तो एक तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए तो देखो ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमने P ले लिया और ये पॉइंट हमने Q ले लिया।
हमें रेंज निकालनी है, हमें ये रेंज निकालनी है कि भी ये रेंज कितनी होगी, ये वाली रेंज कितनी होगी। एंगल को थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है और क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स वाई के तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये 20√2 है, तो ये आ जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, इस स्पीड के साथ पूरा एंगल 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री। तो 20√2 cos 45 हो गया और 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वो वहाँ पे सॉल्व कर लिया हम लोग। सो ये वाई एक्सिस में कितना आ जाएगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि 20√2 sin 45 डिग्री भी 20 ही होगा, ठीक है। वो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें टाइम मिल जाए ना, तो हमारा मोर देन जो है काम सोल्व हो जाए। तो हम ना इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसको सोल्व कर रहे हैं। सो एक्स एक्सिस के अलोंग सोल्व करने के लिए मैंने अब इसको उसी तरीके से कर लिया जैसे कि हमने किसी थीटा एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन से थ्रो किया है। तो उस केस में रेंज निकालना है, यानी मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स मेरे को डिस्टेंस ये मिलेगी ओ क्यू डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कितना होगा, 20 जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ जाएगा 20 ux इंटू टी। फॉर्मूला ये होता था ux इंटू टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ध्यान रहे आप। अब वर्टिकल आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट निकाला, आप वर्टिकल कंपोनेंट वाई निकाल ले। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ए वाई की वैल्यू जी है, ठीक है, वो हम ले चुके हैं, माइनस जी है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। तो पी क्यू की वैल्यू आएगी यू वाई इंटू टी। यू वाई कितना है, यू वाई 20 इंटू टी है ही सही, माइनस माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू है 10 और टी स्क्वायर कर दिया, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 20 इंटू टी, और इसको थोड़ा सोल्व किया हमने 5t स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखें, इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस एंगल का भी हमें यूज़ करना है। ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं ओ पी क्यू के अंदर 1037 डिग्री अगर हम ले, तो 1037 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाई और ओ क्यू, ये डिस्टेंस होगी। पी क्यू की डिस्टेंस है 20 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू टी। और 1037 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए ये 1037 डिग्री कैसे निकालते हैं, ये मैं बता दूं। ये 37 डिग्री है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। 1037 डिग्री की वैल्यू 3/4 है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, 3/4। आगे वैल्यू दी हुई है 20t माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20t। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो देखो सोल्व करते हैं हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60t है ना, यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सोल्व करते हैं, 60t इससे मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया, इक्वल टू 80 इंटू टी माइनस 4 से किया 20t स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने, तो ये इधर आ जाएगा अपना, ये जब इधर आएगा तो -20t आ जाएगा, इक्वल टू -20t स्क्वायर हो जाएगा। 20 से 20 माइनस कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। सो टी माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ पे लगा वो 1 सेकेंड लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे 1 सेकेंड लगा। आपको क्या निकालना है, रेंज निकालने। रेंज निकालने का मतलब आपको ये निकालना है ओ क्यू। तो सिंपली आप इसको क्या कर दें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं रेंज निकाल लूँ, सो रेंज निकाल सकता हूँ मैं, ओ क्यू की जगह रख दूँ तो 20 मीटर मुझे एक्स एक्सिस मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
PQ की बात करूं तो 20 इंटू -5 तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 मीटर। तो 20 मीटर यहाँ पे रेंज आ गई हमारे पास। ये एक क्वेश्चन था जिसको आपको मैंने सोल्व करके बताया। कई कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, सॉरी गलत हो गया, हमारे पास एक छोटी सी चीज़ हमने गलती कर दी। ये तो हमें कोऑर्डिनेट मिला है सिर्फ, है ना, ये कोऑर्डिनेट OQ मिला है और हमें PQ मिला है। हमने रेंज नहीं निकाला, अभी रेंज निकालते हैं हम, है ना। रेंज कैसे निकालेंगे, इधर आ जाओ, रेंज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दें आप, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट थे, अब हम रेंज निकालेंगे। सो रेंज निकालने के लिए मुझे पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जब इसके ऊपर गिरेगा, ये वाली रेंज है यहाँ से यहाँ तक। यानी कहने का मतलब है रेंज जो है वो हमारे पास OP है, OP हमारे पास रेंज है। इसको कैसे निकालें, अब आप OP निकालना चाहते हो, ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हो आप। इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे हम, जब ये ट्राइंगल हमारे पास है, ये O है, ये P है, ये हमारे पास Q है, तो ये एंगल 37 डिग्री है। मैं चाहता हूँ मुझे ये वाली साइड मिल जाए। तो ये वाली साइड कैसे मिलेगी, हाइपो अपॉन, मुझे ये बेस पता है, बेस 20 है और वैसे भी 20 आया था, तो मैं यहाँ पे हाइपो अपॉन बेस कर देता हूँ। हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा सेक 37 डिग्री, बेस हाइपो अपॉन बेस कर दूँ। हाइपो कितना है, OP डिवाइडेड बाय बेस कितना है, OQ। सो मुझे OP निकालना है। सो OP इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा OQ सेक 37 डिग्री। सो OP की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है और इस ट्राइंगल से सेक 37 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। ये 20 हो गया हमारे पास, OQ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, 20 आ गया। और सेक 37 डिग्री कितना होगा, 37 डिग्री कितना होगा, हाइपो अपॉन बेस यानी 5/4, यानी आ जाएगा हाइपो अपॉन बेस 5/4। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5। इसका मतलब ये हमारे पास 25 मीटर जो है, 25 मीटर इसकी रेंज होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप देखें और समझें, अपनी नोटबुक में करके देखें कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम रेंज निकाल सकते हैं। हमने आज जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो रिलेटेड थे हमारे 1D 2D और साथ में हमने एंगल थीटा के साथ इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें हमने कंप्लीट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लिया है। आगे हम रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिवर वाटर प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें 2D का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। वीडियो जो है जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे अच्छे मैं आपके लिए बनाता रहूं, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैक्सिमम जो है ऐसी चीज़ें मैं निकाल के लाऊं जो आपके लिए JEE मेंस नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और बहुत ही इजीली आप अपने बहुत अच्छे नोट्स तैयार करें और उनको देखें और प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करें। मे बी उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आपने एक तरह से फॉर्मूला लिस्टिंग कर ली, एक तरह से आपने फ्लो चार्ट बना लिया इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, तो आई थिंक आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आप वहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।